हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने मोबाइल कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 में हम क्या देखेंगे? अपने जो भी हमारे PYQs क्वेश्चन है जो कि यूनिट 1 से आए हुए हैं, आज हम इस वीडियो में उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मोबाइल कंप्यूटिंग है तो मोबाइल कंप्यूटिंग से जो भी हमारा PYQs में जो क्वेश्चन आया हम इस वीडियो में उनको सॉल्व करेंगे, जिससे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद PYQs आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQ 2022 से सन 23-24 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन था क्या? व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। आपको बताना था कि मोबाइल कंप्यूटिंग होती क्या है। जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट का नाम भी मोबाइल कंप्यूटिंग है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाएगा कि आप मोबाइल कंप्यूटिंग से क्या समझते हैं, कि वो है क्या। तो मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? मोबाइल कंप्यूटिंग रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस, वीडियो वाया कंप्यूटर और एनी अदर वायरलेस डिवाइसेस। इट इज अ फ्री फ्रॉम हैविंग एनी फिजिकल कनेक्शंस। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? मोबाइल कंप्यूटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजर को अलाउ करती है कि वो विदाउट एनी फिजिकल लिंक, लाइक कोई भी फिजिकल लिंक्स नहीं होगा जब भी आप सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी ऑडियो वीडियो का ट्रांसमिशन करेंगे। तो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटर है, एक रिसीवर है। सेंटर हमारे इंडिया में रहते हैं, रिसीवर हमारे USA में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो सेंटर को रिसीवर को कुछ डेटा सेंड करना है, लाइक कोई फाइल सेंड करनी है, तो क्या वो फाइल यहाँ से इंडिया से USA लेके जाएंगे? अगर वो ऐसे लेके जाएंगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा, कितनी उनकी कॉस्ट आएगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस वो क्या करेंगे? मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करेंगे। मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप सेंडर टू रिसीवर ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी आप डेटा, ऑडियो, वीडियोस का ट्रांसमिशन कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल लिंक्स। यानी जब भी आप सेंडर और रिसीवर के बीच में किसी भी फिजिकल लिंक की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक वायरलेस, लाइक बोलते हैं ना कि वायरलेस तरीके से जो हमारी नेटवर्किंग वर्क करती है, वह हमारा कॉन्सेप्ट आता है मोबाइल कंप्यूटिंग का। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि मोबाइल कंप्यूटिंग है क्या। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? मोबाइल कंप्यूटिंग इज द यूज ऑफ पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद इंफॉर्मेशन और परफॉर्म टास्क वाइल ऑन द मूव। मोबाइल कंप्यूटिंग का कहाँ यूज होता है? लाइक जो भी हमारे पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, लाइक हमारा मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप्स हो गया, हम यहाँ इनके लाइक जब हम इनके थ्रू ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ हम यूज करते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट, ताकि हम क्या कर सकें, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंडर टू रिसीवर भेज सकें, कोई भी परफॉर्म कर सके टास्क, किसी भी डेटा को कहीं पे भी मूव करा सके। तो ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट मोबाइल कंप्यूटिंग का। आई होप आपको क्लियर होगा कि मोबाइल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग में पहला आता है चेकिंग ईमेल ऑन स्मार्टफोन्स। लाइक आपके फोन्स पे जब ईमेल्स आते हैं तो जो सेंडर होता है वो ऐसा तो नहीं होता कि आपके घर के आसपास का ही हो, वो कहीं कभी सेंडर हो सकता है। लाइक आप जैसे कि गूगल पे बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह आते हैं, किसी भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां से मेल आता है, तो वो पता नहीं कहाँ से मेल आ रहा है, क्या उनके और आपके बीच में कोई भी फिजिकल लिंक्स है? नहीं। तो ये किसके थ्रू हो पा रहा है? बाय द यूजिंग ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटर की हेल्प से आपके पास वो मेल आपके पास आ रही है। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग जैसे हम करते हैं, सोशल मीडिया एक्सेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है? ये सब हमारे मोबाइल कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल है। आई होप आपको क्लियर होगा कि मोबाइल कंप्यूटिंग है क्या। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा EQ 2023-24 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन था क्या? एक्सप्लेन GSM कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद इट्स हिस्ट्री। आपको क्या बताना था? GSM कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था कि लाइक GSM हमारा किस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे GSM है क्या। GSM स्टैंड फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये है क्या? It is a standards for mobile communication that allow mobile phones to make calls, send messages and connect to the internet. GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन की हेल्प से आप क्या कर पाते हैं? अपने मोबाइल से, मोबाइल फोन से किसी का कॉल मिला पाते हैं, किसी को मैसेज सेंड कर पाते हैं या रिसीव कर पाते हैं, और इंटरनेट से आप कनेक्टिविटी पाते हैं। किसकी हेल्प से? GSM की हेल्प से। तो ये जो सारा काम मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर हो रहा है, कॉलिंग का, मैसेजिंग का, इंटरनेट से कनेक्टिविटी, तो वो आपको किसके थ्रू मिल रही है? GSM के थ्रू मिले, जिसको हम बोले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। आई होप आपको क्लियर होगा। ये जो हमारा GSM है, ये हमारा है क्या? मोबाइल नेटवर्क की सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन यानी
2G, जैसे आपको पता है कि इवॉल्व हो चुका है, आज हम 5G में आ चुके हैं, कुछ टाइम बाद 6G आ जाएगा। तो ये जो हमारा जीएसएम कम्युनिकेशन है, ये हमारा 2G जनरेशन के अंदर आता है। तो अब जीएसएम की कुछ की फीचर्स पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। ये क्या था, वॉइस कम्युनिकेशन। जब जीएसएम आया था तो उसकी हेल्प से हम क्या कर पाते, वॉइस कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, यानी मोबाइल फोन से बात कर पा रहे थे। टेक्स्ट मैसेजेस में, टेक्स्ट मैसेजेस के भी आपको प्रोवाइड किया जाता था कि आप मैसेजेस भी कर पाते हैं, बट टेक्स्ट मैसेजेस। डेटा सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करी जाती थी। रोमिंग हो गया, लो सर्विसेज कॉस्ट हो गया, इनकी जो सर्विसेज थी उसकी उस टाइम कॉस्ट बहुत कम थी, और आज आप देखोगे तो कितनी ज़्यादा कॉस्ट है। रोमिंग, अब पहले क्या होता था कि अगर आप अभी किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो क्या होता था, रोमिंग लगने स्टार्ट हो जाती थी कि आप यहाँ आ गए तो इससे आगे आपकी रोमिंग लगेगी, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। बट इन द टाइम ऑफ जीएसएम कम्युनिकेशन, उस टाइम इसके अंदर ये फीचर था रोमिंग का। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से जीएसएम हमारा इवॉल्व हुआ और क्या है। इन 1980 से हमारा सबसे पहले जीएसएम का थोड़ा बहुत उसका सोचा लोगों ने कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो जीएसएम है क्या। जीएसएम मोबाइल कम्युनिकेशन वर वेरी डिफिकल्ट फॉर ईच अदर। जीएसएम क्या है, एक मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि बहुत डिफरेंट, सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किस तरीके से, अगर आप बहुत ज़्यादा पहले जाएंगे 1980s के टाइम में, तो लोगों को लग ही नहीं पाता था कि वो इस तरीके से बात कर पाएंगे, या वो डिजिटली इतना कि ऐसा टाइम भी आएगा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे, वीडियो कॉल्स कर पाएंगे। तो उस टाइम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था कि ये क्या है। उस टाइम लोग नहीं समझ पाते थे, कहते थे कि ऐसा शायद होगा ही नहीं। ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज हैड देयर ओन सिस्टम, हर कंट्रीज के पास उसका खुद का सिस्टम होता था, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू यूज देयर फोन्स इंटरनेशनली। जिसकी वजह से क्या होता था कि जो पीपल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी अपने फ़ोन को इंटरनेशनली यूज़ करने में। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी लोगों को। तो अब हम देखेंगे कि 1980s में तो क्या हुआ कि मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी था वो वेरी डिफरेंट हो गया सबके लिए, कि भाई क्या है कि कॉलिंग वगैरह, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो क्या पत्र वगैरह, चिट्ठी वगैरह के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पाते थे, बट जब से ऐसा हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइस आएगी कि जिससे हम कम्युनिकेशन कर पाए, तो लोगों थोड़े ऐसा हो गए कि ऐसा हो ही पाएगा कि नहीं। बट इन 1982 द बर्थ ऑफ जीएसएम, इन 1982 में क्या हुआ, जीएसएम का बर्थ हुआ। किस तरीके से हुआ, द यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी ETSI स्टैंडर्ड ने वर्किंग ऑन जीएसएम इन 1982। यूरोपियन में एक इंस्टीट्यूट था जो था यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसने स्टार्ट किया जीएसएम पे वर्क करना, कब, इन 1982 में। अब ये करना क्या चाहते थे, दे वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टम दैट वुड बी डिजिटल फॉर बेटर क्वालिटी एंड सिक्योरिटी एंड एफिशिएंट लेस सिक्योर। ये एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे थे जो कि डिजिटली हो, जो कि बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए, उसके अंदर सिक्योरिटी भी हो, और जो लेस पावर कंज्यूम करे। ये सब चीज़ें इन चीज़ों को ये चाह रहे थे कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके अंदर ये सब क्वालिटी हो। तो वहाँ से जीएसएम का बर्थ हुआ। अब इन 1991 में द फर्स्ट जीएसएम कॉल, 1991 में फर्स्ट जीएसएम कॉल हुई, कहाँ हुई, इन 1991 द फर्स्ट एवर जीएसएम कॉल वाज मेड इन फिनलैंड। फिनलैंड के अंदर 1991 में फर्स्ट जीएसएम कॉल हुई। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन मोबाइल कम्युनिकेशंस। जब फर्स्ट कॉल, जो कि फर्स्ट कॉल जीएसएम के थ्रू हो चुकी थी फिनलैंड में, तो वहां से एक मोबाइल कम्युनिकेशन का एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। लोगों को लगने लगा कि हाँ हम कॉलिंग पे कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड हम अपने घर पे बैठ के बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें 1992 में, तो कॉमर्शियल लॉन्च, यानी द फर्स्ट कॉमर्शियल जीएसएम नेटवर्क वाज लॉन्च इन 1992 इन फिनलैंड। जो इसका टोटल नेटवर्क था जीएसएम का नेटवर्क, उसे लॉन्च किया गया इन 1992 में फिनलैंड के अंदर। एंड सून अदर कंट्रीज स्टार्टिंग अडॉप्टिंग जीएसएम टेक्नोलॉजी। जब लोगों को लगा कि हाँ ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं और ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करें, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करा रही है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने जब इसको देखा तो उन्होंने क्या चाहा कि हम जीएसएम को अपनी कंट्री के अंदर अडॉप्ट करें। तो इन 1998 में इंट्रोडक्शन टू जीपीआरएस, यहाँ तो जीएसएम को अदर कंट्रीज ने अडॉप्ट करने की सोची, उन्होंने काफ़ी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया फिनलैंड के बाद। अगर हम बात करें 1998 में, तो क्या हुआ, जीपीआरएस जीपीआरएस जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब जीपीआरएस है क्या, जीपीआरएस स्टैंड फॉर जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। अब ये है क्या,
To support data services like internet browsing, GSM network introduced GPRS. डेटा सर्विसेज को लाइक इंटरनेट से कनेक्टिविटी पाने के लिए, ब्राउजिंग वगैरह के लिए जीएसएम ने इंट्रोड्यूस किया एक नया नेटवर्क, जो कि लाइक बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। अब ये क्या करता है? अलाउइंग यूजर टू सेंड एंड रिसीव डेटा एट अ हाई स्पीड। इसने जो इंटरनेट था, जो हमें यूजर को उस टाइम इंटरनेट मिल रहा था, उस टाइम इसने जीपीआरएस जब ये आए तो इन्होंने क्या करा कि लाइक जब ये आया तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारी डेटा की स्पीड थी उसको हाई किया। लाइक आप डेटा को सेंड और रिसीव बहुत जल्दी कर पा रहे थे, इंटरनेट से आपको जल्दी लाइक कनेक्टिविटी मिल पा रही थी, एक हाई स्पीड मिल पा रही थी। ठीक है, अगर हम 2000 की बात करें तो ग्लोबली एक्सपेंशन, यानी ग्लोबली लाइक हो गया, सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया। जीएसएम नेटवर्क कंट्रीब्यूट टू ग्रो एंड बिकम द मोस्ट वाइडली यूज मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम नेटवर्क इतना ग्रो हो गया कि इसको क्या बोला जाता है कि बहुत वाइडली मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम बन गया था ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में। इतना ज़्यादा लाइक एक जब हुआ ना तो लोगों को लगने लगा, तो ज़्यादातर कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड मोबाइल यूजर वर यूजिंग जीएसएम बाय अर्ली 2000। अर्ली 2000, आज हम 2024 में हैं, अर्ली 2000 से 80% ऑफ मोबाइल यूजर्स जो हैं वो जीएसएम का यूज करते आ रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो ट्रांजिशन टू 3G 4G 5G आज हो चुका है, बट अगर हम बात करें कि इसकी जो बैकबोन है, आज भी इन नेटवर्क्स की बैकबोन क्या है? हमारा जीएसएम। वाइल जीएसएम वाज द लीडिंग स्टैंडर्ड फॉर मैनी ईयर। जीएसएम ऐसा नहीं कि 1-2 साल चला एकदम ही फ्लॉप हो गया, नहीं, जीएसएम बहुत साल चला, ये बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। अब आपको पता है कि हर एक चीज़ का एक टाइम लिमिट होती है, हर एक टाइम के बाद हर चीज़ को एंड होना होता है। इसी तरीके से इसका कि जीएसएम बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, बहुत ज़्यादा चला, बट इसके बाद इसकी जैसा न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, लाइक 3G 2G था, ये 3G आ गया, 4G आ गया, आज के टाइम पे 5G आ गया, 6G भी आ चुका है। तो ये सब चीज़ें लाइक न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्हेंसमेंट होते गए और पुरानी वाली चीज़ों को आज के टाइम में वो रिप्लेस करते रह गए। Newer technology like 3G 4G are now replacing it, offering much faster internet speed, better support for multimedia। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो जीएसएम को रिप्लेस कर दिया है किसने? 3G 4G 5G ने। क्यों? क्योंकि वो हमें जो इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड है, और मल्टीमीडिया का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं आजकल? 3G 4G 5G का यूज़ कर रहा है। अब आपको पता है 3G कोई यूज़ नहीं करता आज के टाइम में, सब 4G 5G यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? स्पीड इंटरनेट की बहुत अच्छी चाहिए। हम कॉलिंग करें तो हमें एकदम आवाज़ आ, जैसे कट के ना आए। पहले टाइम में क्या होता था, आप देखते थे कि हम कॉलिंग कर रहे हैं तो बहुत कट के आवाज़ आ रही है कि अभी बात नहीं हो पा रही इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम पे नहीं है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आज के टाइम बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं क्योंकि हमारे पास न्यूअर टेक्नोलॉजी आ चुकी है बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट के साथ। ठीक है, हाउएवर जीएसएम स्टिल फॉर्म द बैकबोन। आज के टाइम में भी तो जीएसएम क्या है? मोबाइल नेटवर्क की एक बैकबोन है, स्पेशली इन एरिया वेयर न्यू टेक्नोलॉजी आर नॉट अवेलेबल येट। अब ऐसा नहीं है कि 3G 4G आ गया तो वो हर जगह अवेलेबल है। बहुत जगह ऐसा होता है कि आज भी आप देखोगे उन लोगों के पास बहुत जगह ऐसी है लाइक अलग अलग कंट्रीज के अंदर कि वहाँ लोगों के पास आज भी ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती हैं। लाइक उनके पास आज भी फ़ोन नहीं है, आज भी वो कॉलिंग नहीं कर पाते हैं, आज भी उन्हें इतनी अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पाती है। तो आज भी जीएसएम का यूज़ करा जा रहा है उन एरियाज़ में जहां हमारे पास न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ लाइक उन्हें मिल नहीं पाई हैं। तो आई होप आपको इसकी हिस्ट्री समझ आ गई होगी। थोड़ी हिस्ट्री ऐसी ही होती है, लाइक थोड़ी बोरिंग सी। तो आपको एक बार अगर समझ आ जाएगी तो आप खुद से भी लिख देना अगर ये आ जाती है तो, बट थोड़ा आपको सन याद करने पड़ेंगे क्योंकि 2000 में ये हुआ, आज के टाइम में ये हुआ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज जीएसएम से रिलेटेड है, जो कि हमारे 2022 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है क्या? एक्सप्लेन जीएसएम आर्किटेक्चर। आपको क्या बताना था? जीएसएम का आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना था एंड डिस्क्राइब डिफरेंट एलिमेंट इन द आर्किटेक्चर। और इस आर्किटेक्चर के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनको आपको डिस्क्राइब करना था कि क्या एलिमेंट का क्या वर्क होता है। तो जीएसएम तो आपको पता चल गया कि ये क्या होता है। लाइक जीएसएम के हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? कॉल कर पाते हैं, मैसेजिंग कर पाता है। पूरी इसकी हिस्ट्री भी पढ़ ली है, अब तो आपको लाइक क्लियर हो गया होगा कि जीएसएम है क्या। अब हम इसके आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ आर्किटेक्चर इसका थोड़ा ऐसा है, लाइक आपके इसके कंपोनेंट आपको याद करने ही पड़ेंगे तभी आपको समझ आएगा कि ये है क्या।
अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है। और ये हमारा जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नेटवर्क सबसेट, और इसको हम बोलते हैं BSCC। अब ये सब क्या होता है, अब ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो कि हमारा MS यानी मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशंस क्या होते हैं? मोबाइल स्टेशंस होते हैं जो आपके खुद के मोबाइल फोन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मोबाइल स्टेशन यानी MS बोलते हैं। अब मोबाइल स्टेशन, योर मोबाइल इज एन मोबाइल स्टेशन। अब मोबाइल स्टेशन के अंदर क्या होता है? एक तो मोबाइल इक्विपमेंट यानी जो आपका खुद का मोबाइल है वो, और क्या होता है इसके अंदर? सिम होता है, जिसके थ्रू आपको नेटवर्किंग मिल पाती है, सिम होता है, ठीक है। क्या MS क्या होता है? आपका खुद का मोबाइल फोन, ठीक है। MS एक BTS से कनेक्टेड होता है। BTS के, MS और BTS के बीच में एक इंटरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं UM इंटरफेस। एक ईयर मीडियम इंटरफेस होता है जो कि इन दोनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है ताकि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। अब BTS क्या होता है? BTS होता है हमारा बेस ट्रांससीवर स्टेशन। BTS अब क्या करता है हमारा? BTS में आपको क्या, जैसे आप अपने घर के बाहर जाओगे, ठीक है, आप अपने घर के बाहर गए तो जो भी मोबाइल टावर्स होते हैं जिससे आपको सिग्नल्स आपके पास आते हैं और सिग्नल्स रिसीव होते हैं, सेंड होते हैं, जो भी ये सब काम होता है, जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? BTS यानी बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन बोलते हैं। समझ आ गया आपको BTS क्या होता है? बहुत सिंपली क्या होते हैं? जो कि आपके नेट मोबाइल टावर्स होते हैं। अब BTS से कनेक्टेड होता है हमारा BSC। BSC क्या होता है? हमारा बेस स्टेशन कंट्रोलर। अब बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या होता है? अब पहले हम पढ़ेंगे जो मोबाइल स्टेशन होते हैं वो एक मोबाइल स्टेशन एक BTS से कनेक्टेड होता है। जरूरी है कि BTS से कनेक्टेड हो? ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मोबाइल स्टेशन एक BTS से कनेक्टेड हो, एक BTS के पास एक मोबाइल स्टेशन नहीं हो, काफी सारे मोबाइल स्टेशन एक BTS से कनेक्टेड हो सकता है ना। तो इसके लिए जब एक BTS के साथ बहुत सारे मोबाइल स्टेशन कनेक्टेड होंगे तो एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे, एक साथ बहुत सारे डेटा सेंड रिसीवर्स के बहुत सारा काम आएगा, एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, बहुत ज्यादा कॉलिजन आएगा। तो उससे बचने के लिए हमारे जो BTS है वो किससे कनेक्टेड होते हैं? बेस स्टेशन कंट्रोलर से। बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या करता है? जब भी BTS के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जब वो देखता है कि एक BTS से बहुत सारे मोबाइल स्टेशन कनेक्टेड हैं और वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, तो बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या करता है? उस BTS से कुछ मोबाइल स्टेशन लेता है और दूसरे BTS को वो मोबाइल स्टेशन दे देता है, यानी उसका ट्रैफिक लोड, जो भी कोई उसका वर्कलोड है और जो उसके पास ट्रैफिक आ रहा है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, ताकि जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे में वर्क हो सके, ठीक है। अब BTS और BSC एक हमारे मीडियम के थ्रू यानी इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं ABIS इंटरफेस। ये क्या करता है? जो भी हमारी रेडियो ट्रांसमिशन एक्सचेंज होते हैं वो हमारे ABIS के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू ही एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट आई होप आपको क्लियर होगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, कि मल्टीपल BSCs को कंट्रोल करता है, सॉरी मल्टीपल BTS को कंट्रोल करता है कौन? BSCs। और BTS किससे कनेक्टेड होता है? MS से कनेक्ट होता है। MS मोबाइल स्टेशन होता है, मोबाइल स्टेशन हमारे खुद के मोबाइल फोन होते हैं। BTS क्या होता है? जो कि मोबाइल के टावर्स होते हैं। और BSC क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है जब इसके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। सिंपल, इतना आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब ये जो इतना पार्ट हमारा हुआ है इसको हम बोलते हैं BSCC। BSCC स्टैंड फॉर बेस स्टेशन सब सिस्टम, हम इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल डिवाइसेस एंड द नेटवर्क। जो भी नेटवर्क और मोबाइल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होती है उसको कौन मैनेज करता है? हमारा बेस स्टेशन सब सिस्टम हमारा उसको क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है। अब BSC यानी बेस स्टेशन कंट्रोलर कनेक्टेड होता है हमारा MSC यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर। MSC की फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर और BSC के बीच में भी एक इंटरफेस होता है जो कि हमारा क्या होता है? ए इंटरफेस बेसिकली क्या करता है? BSC और MSC के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, यानी जो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ए इंटरफेस के थ्रू इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। अब MSC की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखेंगे आप। अब एक MSC एक BSC से कनेक्टेड होता है। जरूरी है कि एक से कनेक्टेड हो सकता है एक MSC बहुत सारे BSC से कनेक्टेड हो। अब BSC क्या होता है? एक BSC बहुत सारे BTS से कनेक्टेड होता है और एक BTS बहुत सारे मोबाइल सिस्टम से भी कनेक्ट हो सकता है ना। तो अगर
इसको कंट्रोल करने की जो एमएससी का काम क्या होता है, बीएससी को लाइक बेस स्टेशन कंट्रोलर को कंट्रोल करना। लाइक जब उसके पास, हमारे पास अब देखो कितना वर्कलोड आ गया है। एक एमएससी कितने सारे बीएससी को कंट्रोल कर रहा है, कितने सारे बीएससी कितने सारे बीटीएस से कनेक्टेड है, कितने सारे बीटीएस एमएस से कनेक्टेड है। तो कितना वर्कलोड आ गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा काम है कि ये एकदम ही कर लेंगे, कितना सारा वर्कलोड आ गया है। तो ये एमएससी क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है। एमएससी को लाइक आप देखोगे ना, जब आप इसमें पढ़ोगे एमएससी को, तो एमएससी को सेंट्रल ब्रेन भी बोला गया है। जीएसएम नेटवर्क के अंदर एमएससी को सेंट्रल ब्रेन बोला गया है। क्यों, क्या करता है, ये सारा हैंडल करता है, राउटिंग, कॉल्स मैनेज करता है, हैंडओवर, जो भी काम होता है ना उस सबको उन सबको क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि ये एक बीएससी से कनेक्टेड है, काफी सारे बीएससी से कनेक्टेड होता है, तो उनको क्या करता है, मैनेज करता है। अब भी इतना ज्यादा वर्क हो गया, अब ये अकेला तो संभालेगा नहीं, तो ये अकेला नहीं संभालता है। तो बहुत सारे जो हमारे बीएससी हैं वो इससे कनेक्टेड होता है, और एमएससी से हमारे ये कुछ टर्मिनोलॉजी वीएलआर, एचएलआर, एयूसीएन, ईआईआर कनेक्टेड होते हैं, ताकि ये अच्छे से बीएससी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्रेन। क्यों, क्योंकि जब बीएससी अच्छे से काम करेगा, जब बीटीएस काम करेगा, जब बीटीएस काम करेगा, जब हमारा मोबाइल स्टेशन काम करेगा, तो ये आपस में कनेक्टेड है, यानी लिंक्ड है ये आपस में। ठीक है। अब एमएससी को आपको समझ आ गया एमएससी क्या है। अब इसमें जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, लाइक वीएलआर, एचएलआर, एयूसी, ईआईआर, अब ये है क्या, अब हम इनको देखेंगे। अब इनको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ देखते हैं। अगर हम बात करें वीएलआर, वीएलआर यानी, पहले वीएलआर से पहले आप एचएलआर पढ़िए। एचएलआर क्या होता है, होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर यानी जो भी आपका सब्सक्रिप्शन का, जो भी आपका परमानेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो किसके अंदर स्टोर होती है, एचएलआर के अंदर। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन यानी जो भी आपने सिम कार्ड अपने लिए खरीदा, लाइक मैंने एयरटेल का खरीदा है, किसी ने जियो का खरीदा है, किसी ने किसी और का खरीदा है, तो जो आपके फोन में आपका सिम कार्ड है जो आपने खरीदा है, वो किस कंपनी का है। और लाइक मैंने बोला ना कि मैंने एयरटेल का लिया है, तो आप, मैंने एयरटेल के लिया, अब मैंने उसके अंदर कौन सा प्लान कराया, मैंने 1 साल का रिचार्ज कराया है, या कॉलिंग कॉलिंग का रिचार्ज कराया है, 15 डेज का कराया है, 1 महीने का कराया है, 3 महीने का कराया है, कौन सा रिचार्ज कराया है। तो उसकी जो परमानेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम वो किसके अंदर स्टोर होता है, मेरे एचएलआर के अंदर। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, किस कंपनी का आपने सिम कार्ड लिया है और कौन सा आपने प्लान लाइक परचेज किया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होम लोकेशन रजिस्टर। इसके अंदर यही लिखा है, इट कीप ट्रैक ऑफ वेयर द यूजर इज लोकेटेड इवन व्हेन दे मूव फ्रॉम डिफरेंट एरिया। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब भी ये यूजर को ट्रैक करता है, लाइक अगर यूजर एक जगह से दूसरे एरिया में चला जाता है तो उसको भी ट्रैक करता है। लाइक जैसे आप आज इंडिया में हैं, कल आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो आप अपने होम लोकेशन रजिस्टर के थ्रू ट्रैक होते रहेंगे। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है वीएलआर का, जब आप मूव कर जाते हैं डिफरेंट एरिया में। वीएलआर की फुल फॉर्म क्या है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। विजिटर लोकेशन रजिस्टर है क्या, अब आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले गए, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चले गए, अब आप ऑस्ट्रेलिया जाते ही आपके पास सिम कार्ड वगैरह तो चेंज नहीं हुआ, आपका सिम कार्ड भी वही है, आपका सब्सक्रिप्शन जो आपने लिया वो भी वही है, आपका परमानेंट इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, इंडिया के अंदर, किसके पास, एचएलआर के पास। अब आप जैसे ही ऑस्ट्रेलिया गए तो आपको वहां से कॉलिंग करनी है, लाइक किसी को कॉल करना है कि मुझे यहाँ से लेना आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम समझते हैं कि आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को फोन करना चाहते हैं कि मैं आ गया हूँ, आप मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। तो जो आपका वीएलआर है, यानी वहां का भी कोई नेटवर्क होगा, वहां का जो नेटवर्क है वो आपके एचएलआर से कम्युनिकेट करेगा, यानी होम लोकेशन रजिस्टर से कम्युनिकेट करेगा, और वो ये पूछेगा कि ये जो पर्सन है, आप इसका सब्सक्रिप्शन चेक कर लीजिए, क्या इसके फोन में रिचार्ज है, क्या ये कॉलिंग कर सकता है। अब एचएलआर, जो हमारा एचएलआर है, वो क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा कि हाँ ये पर्सन ये है, इसने इतने महीने का रिचार्ज कराया है और ये रजिस्टर्ड है, ये सही पर्सन है। तो वो वीएलआर को क्या करेगा, लाइक जो उसका उनका मैसेज है उनका रिप्लाई भेजेगा, और वो कहेगा कि हाँ ये ठीक इंसान है और इनके पास सब्सक्रिप्शन भी है, आप इनको कॉलिंग करने के लिए बोल दीजिए, लाइक इनको अलाउ कर दीजिए कि कॉलिंग कर सकते हैं। ये प्रोसेस होगा और आपको कॉलिंग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कॉलिंग नहीं कर सकते। ये काम होता है हमारा वीएलआर का, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। जब आप अपनी करंट लोकेशन से कहीं दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं तो तब आपको जो वहां का जो नेटवर्क होता है उसे कनेक्टिविटी पाने के लिए वो सब प्रोसीजर होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि वीएलआर और एचएलआर हमारे हैं क्या।
अब बात करते हैं हम AUC यानी ऑथेंटिकेशन सेंटर। ऑथेंटिकेशन सेंटर क्या होता है कि यूजर को लाइक नेटवर्क है, उससे काफी सारे यूजर कनेक्टेड है, तो यूजर को ऑथेंटिकेट करना कि ये हमारा वेरीफाइड यूजर है या नहीं है, या कोई ऐसा यूजर तो हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है जो हमारे डेटा को लॉस कर सकता है, जो हमारे नेटवर्क को कुछ किसी भी तरीके का लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन सेंटर, जो ऑथराइज करता है यूजर को। EIR, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये क्या है? ये एक तरीके का डेटाबेस है। ये क्या रखता है? ये रिकॉर्ड रखता है उस नेटवर्क का, जिससे भी लाइक एक नेटवर्क है तो उससे जितने भी यूजर कनेक्टेड हैं उन सबका रिकॉर्ड रखता है। ये एक तरीके का, क्योंकि क्या बोला गया इसका डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है? जो भी हमारी डेटा होता है उसको कलेक्ट करता है, वहां स्टोर करता है। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उनको स्टोर करता है। और क्या करता है, ये चेक करता है कि जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड यूजर है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि बैंड यूजर हो या कोई अनवेरिफाइड यूजर हो, इनवैलिड यूजर हो। अब भाई इनवैलिड यूजर क्या होते हैं? अब जैसे कि आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले जाके अपना सिम जो है बंद करा देते हो, ताकि वो कुछ लाइक कुछ ना कर सके आपके फोन के साथ, कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी ना कर सके, इसलिए तो आप जाके बंद कराते हो। तो वो सिम ब्लॉक हो गया, यानी उसके लिए आपने रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरा फोन ये चोरी हो चुका है। तो वो जो चोरी हो चुका है फोन, अगर वो कनेक्टेड पाता है नेटवर्क के अंदर, तो लाइक वो क्या हुआ? इनवैलिड यूजर हुआ। वो हमारे लिए नेटवर्क के लिए तो इनवैलिड यूजर हुआ ना, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो चोरी हुआ फोन है, वो आपका खुद का नहीं है। तो वहां से उस चीज को भी वेरीफाई कौन करता है? हमारे EIR, कि जो भी हमारे बैंड नेटवर्क है, बैंड बैंड जो भी हमारे इनवैलिड यूजर्स हैं उनको क्या कर देता है कि उनको अलाउ ही नहीं करता है कि वो नेटवर्क से कनेक्ट हो पाए। तो ये सब काम होता है हमारा EIR का। अब आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से वर्क करता है या ये क्या होते हैं VLR, HLR, AUC एंड EIR। अब इसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क सब सिस्टम। अब नेटवर्क सब सिस्टम क्या करता है? सब चीजों को एक साथ कनेक्ट करता है, कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर। ठीक है, समझ आ गया? ये क्या करता है? सब चीजों को कनेक्ट करता है। अब ये आपका है इसका प्रॉपर आर्किटेक्चर। प्रॉपर आपको नोट्स में मिलेगा कि मोबाइल स्टेशन क्या होते हैं, BTS क्या होता है, BSC क्या होता है। यहाँ तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये क्या होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, आप थोड़ा वीडियो पीछे जाकर दोबारा से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। कोई इतना हार्ड नहीं है। आप एक दो बार इसको खुद से ड्रॉ करेंगे तो आपको इनकी टर्म्स जो है वो याद हो जाएंगी। कोई इतना है नहीं, MS, BTS, BSC, MSc और ये कुछ टर्म्स हैं, तो इसको आप जरूर कर लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे ET 2022 से इसमें आया हुआ है। तो क्वेश्चन है क्या? डिस्क्राइब सेल्युलर सिस्टम विथ 3 लेवल एंड 7 लेवल क्लस्टरिंग, आल्सो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। यानी आपको क्या बताना है कि सेल्युलर सिस्टम्स क्या होता है, 3 लेवल एंड 7 लेवल क्लस्टरिंग जो सेल्युलर सिस्टम्स है वो क्या होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस आप अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यह आपका आया था ET 2022 में। अब सेल्युलर सिस्टम्स क्या होता है? इन सेल्युलर सिस्टम्स अ ज्योग्राफिकल एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीजन्स। सेल्युलर सिस्टम में क्या होता है? जो भी ज्योग्राफिकल एरिया वो स्मॉल स्मॉल रीजन्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और हर स्मॉल रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। लाइक एक बड़ा, हमारे पास एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, हमने उसे स्मॉल स्मॉल किसमें, रीजन्स में डिवाइड कर देते। तो एक रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? सेल बोल रहे हैं। ई सर्व्स बाय बेस स्टेशन। हर सेल को क्या मिलता है? एक सर्व्ड होता है बेस स्टेशन। बेस स्टेशन क्या होते हैं? हमारे जो कि सेल टावर्स होते हैं, टावर्स वगैरह जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेस स्टेशन बोलते हैं। और हम सेलुलर सिस्टम के अंदर किसका यूज करते हैं? क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। क्लस्टरिंग इज यूज टू ऑर्गेनाइज। अब क्लस्टरिंग बेसिकली होती क्या है? क्लस्टरिंग का हम क्या क्यों यूज करते हैं? क्लस्टरिंग क्या क्या होती है? क्लस्टरिंग इज अ वे टू ग्रुप सिमिलर थिंग्स टुगेदर। जब भी हमें सिमिलर थिंग्स को एक साथ करना होता है तो हम क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। आपने क्लस्टरिंग पढ़ा हुआ है, जिससे हमारा, अगर हम क्लस्टरिंग का यूज बेसिकली हम करते क्यों है? ताकि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो सके और जो कि सिमिलर थिंग्स है वो एक साथ आ सके, इसलिए तो हम क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। तो सेलुलर सिस्टम के अंदर भी हम क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? इज यूज टू ऑर्गेनाइज सेल इनटू ग्रुप टू रिड्यूस इंटरफेरेंस एंड मैनेजिंग फ्रीक्वेंसी रीयूज एफिशिएंटली। हम क्या करते हैं, जो कि एक हमारा ज्योग्राफिकल एरिया उसको हमने स्मॉल स्मॉल रीजन्स में डिवाइड कर दिया। हर स्मॉल रीजन्स को हम क्या बोल रहे हैं? एक सेल बोल रहे हैं, और हर सेल के पास एक बेस स्टेशन है। अब इन सेल्स को हम क्या करते हैं? ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं,
ताकि ये एक दूसरे के साथ लाइक जो भी हमारा इंटरफेरेंस है, लाइक एक दूसरे के साथ जो डिस्टर्बेंस है उसको हम कम कर सकें और अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैनेज कर सकें और एफिशिएंटली हम इस प्रोसेस को रीयूज कर सकें। तो दैट इज ऑल अबाउट सेलुलर सिस्टम्स। अब ये नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, टू यूज द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी एफिशिएंट एंड अवॉइड क्लैशेस these cells are grouped into clusters। कि लाइक जो भी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी होता है उसको यूज कर सकें और लाइक जो डिस्टर्बेंस कॉलिजन होता है इसको अवॉइड कर सकें, इसलिए हम अपने जो भी हमारे सेल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं क्लस्टर के अंदर। ठीक है, ग्रुप कर देते हैं क्लस्टर के अंदर। तो दैट इज ऑल अबाउट सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम क्या है आपको समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब 3 लेवल क्लस्टरिंग क्या है। 3 लेवल क्लस्टरिंग आपको नेम से समझ आ रहा होगा कि इमेजिन अ बिग क्लस्टर्स। एक बिग क्लस्टर को अगर हम 3 स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और हर ग्रुप को हम एक सेल बोल रहे हैं तो वो क्या होता है 3 लेवल क्लस्टर्स। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, ज्योग्राफिकल रीजन को स्मॉल स्मॉल रीजन्स में डिवाइड करते हैं और हर रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। और फिर उन सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं। तो क्लस्टर के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। तो एक बिग क्लस्टर्स को अगर हम एक 3 स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो वो हमारा होता है 3 लेवल क्लस्टरिंग। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि इट्स लाइक डिवाइडिंग अ सिटी इनटू 3 जोन्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लिखा हुआ है कि इट लाइक डिवाइडिंग अ सिटी इनटू 3 जोन्स। आप एक सिटी को, एक बड़ी सिटी है उसको क्या करें, 3 जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस जोन से फर्दर और उन जोन को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल पार्ट्स में, ताकि मैनेज कर सके हम फोन सेल्स को, जो भी फोन सेल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। आप समझ पा रहे हो कि क्या है, लाइक एक क्लस्टर्स है, एक बिग क्लस्टर्स है। क्लस्टर्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा आप ऐसी समझ लीजिए, थोड़ी ये ड्राइंग ऐसी है। अब इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लाइक आप ऐसे समझ लीजिए 1 2 3। ये तो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, 1 1 2 3 आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप देख रहे हो कि एक क्लस्टर के अंदर जो हमने इन 3 पार्ट में डिवाइड किया इसके अंदर भी कितने सारे सेल्स हैं। तो इस पार्ट को भी हमने फर्दर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम हर सेल्स को मैनेज कर सकें। समझ आ रहा है आपको, थोड़ा मतलब ऐसी है कंफ्यूजिंग सा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ईच स्मॉल ग्रुप सब क्लस्टर शेयर द सेम रूल्स। हर जो क्लस्टर्स होता है, यानी अगर एक बड़े क्लस्टर को हमने स्मॉल स्मॉल सेल्स में डिवाइड कर दिया है तो वो सेल्स या जो भी क्लस्टर्स है वो सेम रूल्स को फॉलो करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। बट एंश्योर नो टू नियर बाय सेल्स यूज द सेम फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड इंटरफेरेंस। हम ये इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब भी हमारे दो आपस में जो सेम सेम नियर बाय है, दोनों साथ साथ हैं, लाइक ये वाला और ये वाला क्लस्टर्स है, तो हम इनकी फ्रीक्वेंसी का हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के ना हो। हम इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंसेस चाहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो। क्यों भैया, हम ऐसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर सेम फ्रीक्वेंसी से वो काम करेंगे, बराबर बराबर में सेम फ्रीक्वेंसी से वो काम करेंगे, तो कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वो एक दूसरे से डिस्टर्बेंस होते रहेंगे। बट अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा स्पीड से काम करेगा, इसकी कम होगी तो ये कम करेगा, तो उसमें जो इंटरफेरेंस का काम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि जो नियर बाय है हमारे दोनों सेल्स, वो क्या हो, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम ना हो। दैट इज ऑल अबाउट 3 लेवल क्लस्टरिंग। और आप देखोगे 3 लेवल क्लस्टरिंग का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। यानी हमने, ये क्या होता है, हमारी हेक्सागोनल शेप्स में होते हैं, F1 F2 F3। बड़े क्लस्टर को एक स्मॉल स्मॉल उसमें डिवाइड कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड 3 लेवल क्लस्टरिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि 3 लेवल क्लस्टरिंग क्या होते हैं। नाउ मूविंग ऑन 7 लेवल क्लस्टरिंग। अब 7 लेवल क्लस्टरिंग क्या है, 7 सेल फ्रॉम 1 क्लस्टर्स। 7 सेल को एक क्लस्टर्स में अरेंज इनटू हेक्सागोनल शेप। 7 सेल्स को एक क्लस्टर और एक क्लस्टर्स को हमने किस में कर दे, हेक्सागोनल शेप में उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है। आप यहाँ से समझ सकते हैं ये होता है हमारा 7 लेवल क्लस्टरिंग। ये हेक्सागोनल शेप में, लाइक आप ये पूरी शेप देख रहे हो, ये पूरी शेप एक तरीके से हेक्सागोनल की शेप में है। तो ये हमारे क्या होता है, ये हेक्सागोनल की शेप्स में अरेंज करते हैं हम इन 7 क्लस्टर्स को, और एक क्लस्टर में इनको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं, इन अ 7 लेवल क्लस्टरिंग सिस्टम 7 सेल फॉर्म अ क्लस्टर। 7 सेल्स एक क्लस्टर बनाते हैं। द सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज इन नॉन एडजेसेंट क्लस्टर्स टू प्रिवेंट इंटरफेस। वही सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं वो रीयूज होते हैं नॉन एडजेसेंट क्लस्टर, ताकि हम इंटरफेरेंस को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। वही जो मैंने आपको अभी बताया था। थिंक ऑफ इट
7 नेबरिंग हुड ग्रुप टुगेदर। आप ऐसे सोचिए कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ के जो नेबर्स हैं, हमने उन 7 नेबर्स को एक साथ ग्रुप कर दिया है, ईच विद इट्स ओन टावर। हर किसी को एक प्रोवाइड कर देते, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर सेल को एक स्पेसिफिक बेस स्टेशन मिलता है, लाइक उसे एक स्पेसिफिक नेटवर्क मिलता है, अपना टावर मिलता है। एंश्योरिंग द टावर डज नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। हम जबकि ये एंश्योर करते हैं कि जब हर किसी के पास इंडिविजुअल टावर्स, इंडिविजुअल बेस स्टेशन होगा, तो जो भी बेस स्टेशन टावर्स हैं वो एक दूसरे के कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, एक दूसरे को डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट 7 लेवल क्लस्टरिंग। लेकिन थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ आ रहा हो 7 लेवल क्लस्टरिंग और 3 लेवल, बट अगर आप इसको थोड़ा समझेंगे ना तो काफी इजी है कि 7 लेवल में क्या होता है कि हम 7 सेल को एक क्लस्टर्स में अरेंज कर देते हैं हेक्सागोनल शेप्स में। उसमें भी हेक्सागोनल शेप में करते हैं 3 क्लस्टर, एक बड़े क्लस्टर को 3 उसमें डिवाइड कर दिया, तो 3 लेवल क्लस्टरिंग सिंपल। ठीक है, अब हम इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? इम्प्रूव स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसके एडवांटेजेस हो गए सिंपल। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, कभी कभी जिनका मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है। कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एंड रिड्यूस एफिशिएंसी, ये क्या करता है? हमारी एफिशिएंसी को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमारा जो हमारा ये है सेल्यूलर सिस्टम्स, ये क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होता है, और 7 लेवल और 3 लेवल क्लस्टरिंग क्या होता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एकीटिव 2023-24 में 10 नंबर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या? डिस्क्राइब वेरियस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इन ब्रीफ। आपको क्या बताना था? मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, एंड मल्टीप्लेक्सिंग की कुछ टेक्निक्स को आपको एक्सप्लेन करना था। तो मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग इज अ वे टू सेंड मल्टीपल सिग्नल्स ओवर द सेम कम्युनिकेशन चैनल, सेविंग रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव एफिशिएंटली। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? जब आप मल्टीपल सिग्नल्स एक ही कम्युनिकेशन चैनल को भेज रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। समझ रहे हो आप कि हमारा एक सेम चैनल है, ये हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो हमारा सेम है, बहुत सारे हमारे पास जो है मल्टी सिग्नल्स जो है हमारे पास एक ही चैनल पे आ रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल्स एक ही चैनल पे आ रहे हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, जिससे हमारे क्या होता है? रिसोर्सेज को हम सेव कर पाते हैं और एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि हम एक पे बात कर रहे हैं, एक कोई एक साथ काम हो रहा है, तो वहाँ आप देखो टाइम सेविंग भी हो रहा है, काफ़ी चीज़ें इसकी अदर ही एडवांटेजेस हैं। अगर आप देखोगे तो आपको खुद से पता चल रहा होगा मल्टीप्लेक्सिंग के एडवांटेजेस। सेव टाइम करता है, कॉस्ट भी सेव करता है हमारी। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग आपको क्लियर है कि मल्टीपल सिग्नल्स सेम कम्युनिकेशन चैनल पर जब हम भेजते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब मल्टीप्लेक्सिंग इज द एबिलिटी टू सेंड डेटा कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, यूजर और चैनल ओवर अ कॉमन शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम विद अ मिनिमम इंटरफेरेंस एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। इसमें तो टर्मिनोलॉजीज आते हैं कि मिनिमम इंटरफेरेंस होता है इसमें और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। समझ पा रहे हो कि इसमें इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा कम होता है, जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारी यूटिलाइजेशन किस तरीके से ज्यादा हो रहा है कि एक को ही हम बहुत सारा डेटा, मल्टीपल चीजें हमारी एक साथ काम करें, टाइम भी सेव हो रहा है। तो मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी एबिलिटी है जो सेंड करती है, लाइक जहां से हमारा डेटा आ रहा है, हम मल्टीपल सोर्सेज से जो हमारा डेटा आ रहा है, हम एक चैनल पे, सेम चैनल पे उसको सेंड कर रहे हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे आप देख पा रहे हो कि मल्टीपल यूजर सेम ही कॉमन शेयर ट्रांसमिशन मीडियम पे भेज रहे हैं। अभी है क्या कॉमन शेयर ट्रांसमिशन मीडियम? अब आप सोच पा रहे होंगे कि मैं तो बोलूँ कि कम्युनिकेशन चैनल, तो ये क्या लिख दिया? अभी क्या होता है? कॉमन शेयर ट्रांसमिशन मीडियम हमारा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि एक रोड है, लाइक हाईवे है, तो हाईवे मैं भी यूज कर सकती हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं, ट्रक भी यूज कर सकता है, बाइक भी यूज कर सकते हैं। लाइक क्या ये कि हाईवे पे बस ऑटो ही चलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। हाईवे सबके लिए कॉमन है, वो सबके लिए। मैं मेरे लिए भी, मैं बाइक से जाऊं तो भी जा सकती हूँ, आप कार से जाएं आप भी जा सकते हैं, बस से जाएं बस भी जा सकती है, किसी भी तरीके से, लाइक वो सबके लिए कॉमन है, वो सब यूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज जो सब यूज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन शेयर ट्रांसमिशन मीडियम। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्या होता है। मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है, तो ये इसका डायग्राम आप जरूर बना के अगर ये आता है तो। अब इसके हम वेरियस टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? जिसमें हम फ्रीक्वेंसी रेंज को
फ्रीक्वेंसी जो हमारी रेंज होती है उसे स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी, देखो आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है हम उसे स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड कर रहे हैं और हर फ्रीक्वेंसी बैंड को एक इंडिविजुअल चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, ईच यूजर और सिग्नल गेट अ यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड टू कम्युनिकेट। हर यूजर के पास, हर सिग्नल के पास क्या होगा, एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होगी जिसके थ्रू यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड होगी जिसके थ्रू वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा। लाइक जैसे एग्जाम्पल के लिए रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, ये हमारे FDM के एग्जाम्पल है, लाइक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के एग्जाम्पल है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, विच इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एज द नेम सजेस्ट, फ्रीक्वेंसी में हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे थे, टाइम में हम क्या करेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे। डिवाइड्स टाइम इनटू स्मॉल स्लॉट्स। हम क्या करते हैं, अपने टाइम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल स्मॉल स्लॉट्स में। ईच यूजर और सिग्नल गेट अ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट टू सेंड डेटा। हर यूजर और हर सिग्नल के पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट होता है कि आपको लाइक 10 मिनट्स मिलिए, तो आप उन 10 मिनट्स का यूज करके आप डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं ओवर द सिग्नल। लाइक एग्जाम्पल के लिए टेलीफोन सिस्टम, जो हमारा टेलीफोनिक सिस्टम है वो हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को फॉलो करता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारा टाइम चैनल फ्रीक्वेंसी है, तो जो हमारा चैनल है उसमें हमने क्या कर दिया, अपने टाइम को स्मॉल स्मॉल स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। हर स्लॉट्स में क्या है, हमारा डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है। अब ये जो डायग्राम है ये आपको लाइक समझाने के लिए डायग्राम, जो इनके एक्चुअल डायग्राम है वो आपको नोट्स में मिलेंगे। वो थोड़े हार्ड से थे, तो मुझसे इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है नहीं कि मैं बना पाऊँ, तो आप उन नोट्स से ज़रूर देखें और वो जो डायग्राम आपको नोट्स में मिलेंगे आप वो बना कर आएँ, क्योंकि ये सब तो ऐसी है, ठीक है। ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है ये, लेकिन क्या है, आप इनके थ्रू समझ पाएंगे, आप इनके थ्रू रिलेट कर पाएंगे किस तरीके से वर्क करती है। अब नेक्स्ट की टेक्निक के अब नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या, हमारा कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी CDM। अब कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, यूजेस यूनिक कोड टू डिफरेंशिएट यूजर। एक नेटवर्क के अंदर कितने सारे यूजर होते हैं, एक कम्युनिकेशन चैनल पे कितने, या हम अब क्या है इसमें कॉन्सेप्ट कि एक कम्युनिकेशन चैनल पे बहुत सारे मल्टीपल यूजर एक साथ डेटा को सेंड कर रहे हैं। अब आप स्पेसिफिक यूजर को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो मुझे डेटा भेजा है वो मुझे रोहन ने भेजा है, वो मुझे किसी और ने भेजा है, तो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उनके पास क्या होता है, एक यूनिक कोड होता है जिसके थ्रू आप हर यूजर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ऑल यूजर कैन सेंड डेटा एट द सेम टाइम यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि सारे जो यूजर्स होते हैं वो सेम टाइम पे हमें डेटा सेंड कर सकते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही चैनल है। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लेक्सिंग का। तो यहाँ हम यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक कोड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो कि हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन होता है वो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करता है। नेक्स्ट टेक्निक क्या है हमारी, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, जब भी हमारा रीजनल ट्रांसमिशन होता है तो वहां हम स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। वहां हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फिजिकल स्पेस होता है उसको सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं और वो अलग अलग जैसे ये वर्क करते हैं, इसमें हम फिजिकल स्पेस को डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंट फिजिकल चैनल हैंडल द सिग्नल। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे चैनल्स होते हैं वो हैंडल करता है सिग्नल्स को। आई होप आपको क्लियर होगा कि फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है, टाइम में टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, स्पेस में स्पेस को डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल है। वेवलेंथ में क्या करेंगे, वेवलेंथ में आप समझ रहे होंगे, वेवलेंथ में हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को डिवाइड करेंगे। अ टाइप ऑफ FDM, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ही एक टाइप है। बट ये कहाँ यूज होता है, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है। ईच सिग्नल इज असाइन अ डिफरेंट लाइट वेवलेंथ। हर सिग्नल को एक डिफरेंट वेवलेंथ असाइन की जाती है। मैंने आपको बोला ना कि इसमें वेवलेंथ का डिवीजन करता है। लाइक जैसे फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे तो वहां हम कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करेंगे, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करेंगे। तो ये हमारे 5 टाइप के मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, एक सेम चैनल पे मल्टीपल यूजर एक साथ डेटा को सेंड कर पाते हैं। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा कि ये तो काफी इजी है, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQT 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, व्हाट आर द सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफर्ड बाय GSM। GSM हमने पढ़ लिया, GSM की हिस्ट्री भी पढ़ ली हमने, GSM का आर्किटेक्चर भी पढ़ लिया। अब आपको क्या बताना था
कि जो हमारा जीएसएम है वो हमारी कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। पहला होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि वो वेरीफाई करता है यूजर को कि कोई जो यूजर है नेटवर्क के अंदर वो हमारा वेरीफाइड यूजर है या नहीं है। या लाइक जैसे अटैकर्स होते हैं ना, अटैकर्स, तो वो देखता है कि कोई ऐसा तो यूजर नहीं है जो अटैकर हो, लाइक जो हमारे नेटवर्क को हार्म पहुंचा सकता हो या हमारे नेटवर्क को कुछ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हो। तो ऑथेंटिकेट का काम होता है इसका, ये हमारी यानी ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्ट यूजर डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि सेंडर और रिसीवर को ही डेटा पता चलेगा, लाइक उन दोनों के बीच में ही शेयरिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पर्सन कोई भी आएगा वो डेटा को देख सकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों के बीच में होगी, यानी वो प्रोटेक्ट करते हैं डेटा को। नेक्स्ट है एनोनिमिटी, हाइड द यूजर आइडेंटिटी। यूजर की आइडेंटिटी को क्या करते हैं, ये हाइड करते हैं। बाय यूजिंग द जीएसएम हमें ये 3 सिक्योरिटी सर्विसेज हमें ऑफर करता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ ये यूनिट नंबर 1 है। यहाँ यूनिट 1 हमारी कंप्लीट होते हैं, जहाँ हमने पीवाईक्यूज सारे सॉल्व कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।